गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम कक्षा 11 में राजनीति विज्ञान में पाठ 9 संविधान एक जीवन दस्तावेज अध्ययन कर रहे हैं। हमारे संविधान के बारे में कि हमारा संविधान एक सजीव दस्तावेज डॉक्यूमेंट। तो हमारा संविधान एक सजीव रूप में है, एक जीवंत दस्तावेज है। इसमें आज अपना टॉपिक चल रहा है बेटा। हम संविधान संशोधन के लिए पढ़ रहे थे कि संविधान संशोधन क्यों आवश्यक है। तो हमारे संविधान में संशोधन करने के जो तरीके, 3 प्रकार के तरीके माने जा सकते हैं। पहला अपन ने पढ़ा जो संशोधन का तरीका था वो ये था कि जो संविधान है, संविधान के कुछ उपबंध हैं, कुछ अनुच्छेद हैं। उपबंध अर्थात अनुच्छेद, कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें भाषा स्पष्ट नहीं है, सरलीकरण किया गया है उसका। तो जो पहले प्रकार के संशोधन है उसमें भाषा का सरलीकरण किया गया है, यानी उसमें जो संविधान की मूल भाषा है उसमें कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया गया, बल्कि उस भाषा को थोड़ा सा सरल बना दिया गया है, उसको क्लियर कर दिया गया है, अर्थात स्पष्टीकरण। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात कर सकते हैं बेटा, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु हमारे संविधान में 60 वर्ष की गई थी, जिसे बाद में 15वें संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ा करके कितना कर दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय की 65 वर्ष और उच्च न्यायालय की कितनी 62 वर्ष। दूसरा एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 का, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसकी सलाह से राष्ट्रपति कार्य करेगा। लेकिन उसको और अधिक क्लियर कर दिया गया कि अनुच्छेद 74 में धारा 1 जोड़ दी गई और उसमें ये क्लियर कर दिया गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसकी सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा, अनिवार्य रूप से मानना ही होगा। तो इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों को क्लियर कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। पहले सीमित ही था, लेकिन उस भाषा को और अधिक क्लियर कर दिया गया कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह माननी ही होगी। तो इनमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया संविधान में। एक दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं आरक्षण व्यवस्था का, जिसमें यह बताया गया है, मूल संविधान में भाषा थी कि आरक्षण की व्यवस्था जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 10 वर्ष के लिए की गई है। लेकिन उसके बाद में पिछले सालों से अपन देख रहे हैं रेगुलर 6 संशोधन इसमें हो चुके हैं। हर 10 वर्ष के लिए इसकी सीमा बढ़ा दी जाती है। 95वां संवैधानिक संशोधन, जिसमें आरक्षण की अवधि को 2020 तक के लिए कर दिया गया। अभी नवीनतम 104वां संशोधन, उसमें आरक्षण की अवधि को बढ़ा करके 2030 तक के लिए कर दिया गया। तो इस तरह इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, उस संविधान की भाषा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, बल्कि उसको मूल रूप से कुछ सीमित रूप से उसमें संशोधन किए जाते हैं। जो दूसरा तरीका है वो है दृष्टिकोण को लेकर, जो अपन पढ़ रहे हैं व्याख्याएं विभिन्न दृष्टिकोण। दूसरे जो संशोधन का तरीका है इसमें किस आधार पर किया गया है कि जैसे सरकार का दृष्टिकोण अलग है, न्यायपालिका का दृष्टिकोण अलग है, सोचने का तरीका अलग है। जब दोनों अंग एक दूसरे से टकराने लग जाते हैं और फिर संशोधन होने लगता है, तो जो ये व्याख्या वाला है, न्यायपालिका और सरकार के बीच में मतभेद को लेकर सामने आता है जब दोनों एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। 1970 से लेकर के 75 का समय ऐसा ही माना जाता है जब सरकार ने न्यायपालिका की व्याख्याओं को पलटने के लिए संविधान में संशोधन किए, नियंत्रित करने के लिए संविधान में संशोधन किए। तो 1970 से लेकर 75 तक देश में अनेक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जब न्यायपालिका और सरकार एक दूसरे से आपस में टकरा रही थी और संविधान में संशोधन किए जा रहे थे। ऐसे ही कुछ संशोधनों का उल्लेख अपन करते हैं। सबसे पहला है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को लेकर विवाद। सरकार और न्यायपालिका में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। जैसा कि हमने पहले अध्याय में पढ़ लिया था कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है। नीति निर्देशक तत्व
संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। राज्य के लिए एक आचार संहिता है, निर्देशक तत्व है कि राज्य जब कानून बनाए तो निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगा। और मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए है, राज्य के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और मौलिक अधिकारों की रक्षा स्वयं सर्वोच्च और उच्च न्यायालय करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, इसके लिए अपन न्यायालय में याचिका नहीं लगा सकते। तो इन दोनों को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई न्यायपालिका और सरकार में। तो ऐसी स्थिति में संविधान में कई संशोधन किए गए। दूसरा जो विवाद का दायरा था वह था निजी संपत्ति के मुद्दे को लेकर, निजी संपत्ति के दायरे को लेकर विवाद। हमारे मौलिक अधिकार कहते हैं कि मौलिक अधिकारों में बच्चों, जैसे कि आप सभी को विदित है, हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। जो संपत्ति का अधिकार है वो भी मौलिक अधिकारों में सम्मिलित था, लेकिन सरकार ने कानून बना करके जो निजी संपत्ति थी उसको लिमिट्स तय करने के लिए संविधान में 44वां संशोधन किया गया और निजी संपत्ति को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, बल्कि उसे क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार। और मौलिक अधिकारों में निजी संपत्ति के लिए याचिका कहाँ लगेगी, उच्च कोर्ट, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में। तो ऐसी स्थिति में निजी संपत्ति को लेकर के भी हमारे न्यायपालिका और सरकार के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। वर्तमान में बच्चों मौलिक अधिकार 6 है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है संविधान संशोधन के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। फिर बच्चों अपन बात करते हैं तो 1970 से लेकर के 1975 का समय सरकार और न्यायपालिका के बीच एक दूसरे की सत्ता को नियंत्रित करने वाला रहा। कुछ ऐसे संशोधन लाए गए जब संसद ने न्यायपालिका की प्रतिकूल व्याख्या को निरस्त करने के लिए संविधान में संशोधन किए। तो अपन बात करते हैं बच्चों तीसरे टॉपिक की। संविधान में संशोधन की जो तीसरा रूप है वो है राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से संशोधन, जिसमें चाहे कोई भी पार्टी रही हो, सभी पार्टियों ने इन संशोधनों का समर्थन किया। वैसे जब कोई सत्ताधारी पार्टी होती है संशोधन लाती है तो विरोधी दल उसके विपक्ष में खड़ा होता है, संशोधन के विपक्ष में। लेकिन ये जो समय था राजनीतिक संशोधनों में सहमति बनी तो इसमें सभी दलों ने, सभी पार्टियों ने सहमति दर्शाई। तो ऐसे कौन से संशोधन थे जब अपनी संसद के विभिन्न विरोधी दल एक हो गए, और ये समय माना जाता है 1984 के बाद जब संविधान में अनेक संशोधन किए गए आम सहमति के द्वारा। तो इस क्रम की शुरुआत हुई 1952 में दल बदल विरोधी कानून के रूप में। दल बदल विरोधी कानून का अर्थ होता है कि एक दल के कुछ सांसद या विधायक उस दल को छोड़कर के किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में दल बदल विरोधी कानून लाया गया, जिसको 52वां संशोधन विधेयक कहते हैं। और जो 95वां संविधान संशोधन है वो भी उसी से संबंधित है, जिसमें मंत्रिमंडल के आकार को भी 15% तक सीमित कर दिया गया है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है, जिसमें जो सदस्य दल बदल नीति अपनाते हैं, अपने दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, उसकी सदस्यता समाप्त करने से तक के नियम बने हुए 52वां संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और जो 91वां संशोधन है उसमें भी दल बदल से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए। वैसे 91वें संवैधानिक संशोधन का संबंध है मंत्रिपरिषद के आकार से। सदन की सदस्य संख्या का 15% मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे। फिर इसके बाद में जो दूसरा लाया गया है, मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक करना, अर्थात 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन में मताधिकार की आयु को घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। हमारे संविधान की विशेषता है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है जो भारतीय नागरिक है 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें मतदान का अधिकार दिया जाता है। पहले हमारे मूल संविधान में इसकी आयु 21 वर्ष की गई थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को घटा करके कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। लेकिन जो ये परिवर्तन हुए, चाहे दल बदल विरोधी कानून है या मताधिकार की आयु घटा करके 18 वर्ष करना, तो 52वां संशोधन और 61वां संशोधन एक आम सहमति के माध्यम से हुआ। सभी राजनीतिक दलों ने इसमें सहमति दर्शाई है।
तो बच्चों अपन बात करते हैं विवादास्पद संशोधन। ऐसे संशोधन जिनको लेकर के शुरू से ही विवाद में रहे ये संशोधन, और ये समय माना जाता है 1970 से लेकर के 76 तक का समय। उस समय 38वां, 39वां और 42वां संशोधन लागू किए गए, लाए गए सरकार के द्वारा, और इन संशोधनों को लेकर के शुरू से ही विरोधी दल और सरकार में विवाद की स्थिति रही। और इसका मुख्य कारण ये था कि जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई। जो आपातकाल का, जो हमारे संविधान में 3 प्रकार का आपातकाल लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति जी की शक्ति में हमने पढ़ा है, ये 10th क्लास में भी पढ़ा है। अनुच्छेद 352 के तहत जून 1975 में आपातकाल लगाया गया। जब पूरे देश में आपातकाल लगाया जाता है तो ऐसा आपातकाल अब तक 3 बार लगा है। पहली बार जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया 1962 में, दूसरी बार भारत और पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के समय। लेकिन जो 2 बार आपातकाल लगाए गए उस समय परिस्थितियां अलग थी, देश के युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ था, तो ऐसी स्थिति में आपातकाल पर प्रश्न नहीं उठा। लेकिन जो जून 1975 में आपातकाल लगाया गया वो किसी युद्ध के कारण नहीं बल्कि आंतरिक अशांति के नाम पर लगाया गया था। तो ये आपातकाल ही विवादों के घेरे में था। तो इसमें बाद में संशोधन भी किया गया कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। तो जून 1975 में आपातकाल लगाया गया और इसी समय में ये 3 संशोधन हुए। ये 3 महत्वपूर्ण संशोधन हुए और इन 3 संशोधनों पर शुरू से ही विवाद रहा। हमारे संविधान की जो बुनियादी संरचना ये है कि जो संशोधन होते हैं आम सहमति के आधार पर होते हैं। आपातकाल लगा करके संसद के द्वारा ये संशोधन किए गए। तो ये जो संशोधन थे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केशवानंद भारती विवाद में जो निर्णय दिया गया था उस निर्णय को चुनौती था, यानी न्यायपालिका के निर्णय को पलट दिया जा रहा था, न्यायपालिका के निर्णय को चुनौती दी जा रही थी। यहाँ तक कि इसके तहत लोकसभा की अवधि को भी 5 वर्ष से बढ़ाकर के 6 वर्ष कर दिया गया, जबकि हमारी लोकसभा की अवधि है, इसका कार्यकाल कितना होता है बच्चों? 5 वर्ष। लेकिन इस समय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को ही 6 वर्ष कर दिया गया। इसने मूल कार्यक्रमों के बारे में मतलब इसमें इतने परिवर्तित कर दिए गए, इतने फेरबदल कर दिए गए कि इस पर प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक था। और जो 42वां संशोधन था वह न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति, न्यायपालिका की पुनरावलोकन की शक्ति, उन सभी को नियंत्रित कर रहा था, उस पर रोक लगा रहा था। इसलिए हमारे संविधान के बड़े हिस्से पर इस 42वें संशोधन के द्वारा जो परिवर्तन किए गए उसके द्वारा हमारे संविधान की नए सिरे से समीक्षा की जा रही थी, न्यायपालिका की शक्ति को नियंत्रित किया जा रहा था। तो बच्चों ये जो 42वां संशोधन था ये इतना महत्वपूर्ण था। वैसे इसके जो मुख्य बदल थे, प्रस्तावना में इसमें परिवर्तन किया गया। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद जोड़े गए, जो अभी भी हैं, वर्तमान में भी अस्तित्व में हैं। लेकिन इसके अलावा जो इसमें परिवर्तन किए गए उनको बाद में परिवर्तन कर दिया गया 43वीं और 44वें संशोधन के द्वारा। जब आपातकाल हटा, 1977 में देश में चुनाव हुए और जो सत्तारूढ़ पार्टी थी जिसने आपातकाल लगाया था, जिसने संविधान में इतने महत्वपूर्ण संशोधन किए थे, देश की जनता ने उसे हटा दिया। और दूसरी पहली बार कांग्रेस सरकार को छोड़कर के विपक्षी दलों का गठबंधन सत्ता में आया। ये जो समय था, ये जो परिवर्तन थे, कहीं न कहीं सरकार को हराने के लिए जिम्मेदार रहे। तो अपन 42वें संशोधन की बात कर रहे हैं। 42वां संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों का संविधान में समावेशित किया गया। प्रस्तावना में इसमें पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद जोड़े गए और इसके अलावा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए जो कि मूल संविधान में नहीं थे। मूल रूप से 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, वर्तमान में 11 है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 14 वर्ष तक के बालकों को
स्कूल भेजना अभिभावकों का दायित्व है, ये कर्तव्य इसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है। वैसे मौलिक कर्तव्य हमारे जो संविधान में सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं, मूल संविधान में ये नहीं थे। 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया, जो वर्तमान में भी बने हुए हैं। 43वें और 44वें संशोधन के द्वारा 42वें संशोधन की उन बातों को हटाया गया जो बहुत ज़्यादा विवादास्पद रही। जो प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया वो अभी भी है वर्तमान में। मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया तो वो भी अभी भी संविधान में है। 42वें संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना, 7वीं अनुसूची और तथा 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन 53 अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए 42वें संशोधन के द्वारा। तो 42वां जो संशोधन है शुरू से ही चर्चा में रहा और इसको लेकर के सरकार और विपक्षी दलों में गतिरोध की स्थिति बनी रही, विवाद बना रहा। बाद में जब 1977 में दूसरी पार्टी सत्ता में आई तो उसने इसके द्वारा जो अन्य जो विवादास्पद परिवर्तन थी उनको हटा दिया। 44वीं और 43वें संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया और वापस जो 43वां और 44वां संशोधन था इसके द्वारा इसी संवैधानिक संतुलन को पुनः लागू किया गया, उन विवादास्पद प्रावधानों को हटा दिया गया। हालांकि जो मौलिक कर्तव्य अभी भी है वर्तमान में और जो प्रस्तावना में जो परिवर्तन किया गया वो उनका अस्तित्व अभी भी है। तो इस संविधान में जो संशोधन में कई बार विवाद की स्थिति भी बनी। जब विपक्षी दल और सरकार में विवाद हुआ, न्यायपालिका को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। संशोधन के द्वारा हमारे संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। तो कई बार संशोधन विवादास्पद भी बन जाते हैं। कल इससे आगे पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।